डिलीट हो जाएंगे ना सारे स्टॉक, तो वो इशू आएगा। Good afternoon, students. I hope you all can listen to me and my screen is shared with you. Can you see this? Yes, ma'am. So, we have already discussed payback period method yesterday. कैपिटल बजटिंग हमने कवर कर लिया था और हमने समरी पढ़ लिया था कि टेक्निक्स कौन कौन सी हैं जो हम कवर करने वाले हैं। ये हमारे टेक्निक्स थी, ट्रेडिशनल मेथड्स और मॉडर्न मेथड्स। तो ट्रेडिशनल मेथड में हम पेबैक पीरियड मेथड को कल कवर कर चुके थे और हम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड को आज वहाँ से हम कवर करेंगे। So accounting rate of return is one of the traditional methods which we consider in capital budgeting. Although because it is the traditional method and traditional approach, so we didn't use it big time and बहुत सारी companies अब इसको use नहीं करती और modern techniques पर dependent हैं. But we will study that what exactly was there in traditional approaches also. So this is also one of the old approaches or the traditional approaches of capital budgeting. So this particular method or approach or technique of capital budgeting is also known as rate of return method or accounting rate of return method or average rate of return method, ARR. इसका name है, and then these are all three different terms which is used for this method. We can remember that. In any case, if you get a question on this approach only or maybe accounting rate of return का एक आपको कुछ क्वेश्चन छोटा सा भी आ जाता है या rate of return method का आता है, so you should assume that this is average rate of return और आपको उसमें ये वाला method explain करना है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। अब जैसे कि नेम से ही सजेस्ट हो रहा है कि हम इसमें एक रेट निकालने वाले हैं, तो रेट जो निकलता है दैट विल बी कैलकुलेटेड इन परसेंटेज। किस रेट से हम बोलते हैं किस रेट से हमें अर्निंग्स होगा, तो रेट का मतलब हुआ परसेंटेज। अक्षत म्यूट कर दीजिए अगर आपको कुछ नहीं। ओके, सो
बेसिकली इट्स दैट कि एवरेज हम लोग लेते हैं इस पर्टिकुलर अप्रोच में भी मैथमेटिकल एक फॉर्मूला है जो हम लेंगे और उस फॉर्मूले में जो वैल्यूज हम डालेंगे तो एवरेज वैल्यूज हमने लेनी है। तो हम वो सारी अर्निंग्स किसी प्रोजेक्ट में पैसा या इन्वेस्टमेंट लगाने से जो ईयर आफ्टर ईयर जो भी हमारी सारी अर्निंग्स हमें हो रही हैं उन अर्निंग्स को हम टोटल करेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे जब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर मेथड इंट्रोड्यूस्ड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू ओवरकम द वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ द पेबैक मेथड। सारे डिसएडवांटेजेस जो पेबैक मेथड की थी वो सब तो ओवरकम नहीं हुई इस मेथड से, बट कुछ हो पाई, जैसे कि पेबैक पीरियड मेथड में हम सिर्फ पीरियड कैलकुलेट करते थे और वो पीरियड कैलकुलेट होने के बाद की जो भी हमारी अर्निंग होती थी हम उसको कैलकुलेट भी नहीं करते थे, हम उसको कंसिडर भी नहीं करते थे। ये मेथड हर साल की अर्निंग्स जो हमारी होती हैं एक प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करने से, ये उन सब अर्निंग्स को कंसिडर करता है। सो दिस कंसिडर्स ऑल द ईयर्स अर्निंग ऑफ द प्रोजेक्ट। इट इज बेस्ड ऑन द कन्वेंशनल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पे ये बेस करता है, क्योंकि जो भी हम डेटा फिगर इसमें ले रहे हैं, अभी तो हम जैसे एक्सप्लेन करेंगे अपने एग्जाम्स में, कुछ भी रिटर्न आप दे रहे हैं या असाइनमेंट्स में दे रहे हैं तो वो आप इमेजिनरी फिगर्स ले सकते हैं कि इनमें फर्स्ट ईयर में इतना बेनिफिट हुआ, सेकंड ईयर में इतना प्रॉफिट हुआ, थर्ड ईयर में इतना अर्निंग हुआ। लेकिन अगर हम इसको अप्लाई करेंगे इन रियल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ कंपनी में तो हमें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पे चलना पड़ेगा, यानी कि वो सारे फिगर्स फिर हमें अकाउंट से डिराइव होते हैं जो हमने अकाउंट्स में डाल दिया। एक पर्टिकुलर ईयर का फाइनेंशियल ईयर का जो हमारा अकाउंट क्लोज हो जाता है, बैलेंस शीट बनती है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, ये सारे अकाउंट्स क्रिएट होते हैं, टैली में बनते हैं या बहुत सारे कंपनीज सॉफ्टवेयर भी यूज़ करती हैं। तो वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, उन अकाउंट से जो डेटा डिराइव हो रहा है हम वो लेते हैं। ठीक है, दिस रेट ऑफ रिटर्न इज एक्सप्रेस्ड इन दी परसेंटेज फॉर्म। जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि हम रेट निकाल रहे हैं तो किस रेट से हमें प्रॉफिट हो रहा है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सो बेसिकली इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। तो जब भी हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो हम इनटू 100 करते हैं, विच इज द बेसिक रूल ऑफ मैथमेटिक्स। तो इस फॉर्मूले में आप आगे देखेंगे जो भी हम प्लस जो भी हम वट एवर फिगर्स वी आर टेकिंग एवरेज दिस डिवाइडेड बाय वट एवर एवरेज दिस इनटू 100 हम कर देंगे, सो दैट वी कैन गेट द फिगर इन दी वट एवर नंबर इट शुड बी इन द रेट ऑफ परसेंटेज। ठीक है, प्रॉफिट्स अंडर दिस मेथड इज कैलकुलेटेड। Profit under this method is calculated as profit after depreciation and tax. आप ये प्लीज ध्यान रखिए, जो हम प्रॉफिट ले रहे हैं ना हर मेथड में वो प्रॉफिट अलग अलग है। जैसे कि हमने जो पिछले वाले फॉर्मूले में या पिछले वाले मेथड में जो हमने फॉर्मूले में प्रॉफिट्स कंसिडर किए थे वो प्रॉफिट्स थे बिफोर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स। मैंने आपको डेप्रिसिएशन कल बता दिया था कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन एक बेसिकली एक नॉर्मल वेयर एंड टियर या लॉस होता है जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किसी भी मशीनरी या एसेट को यूज करने से उसकी वैल्यू कम होती है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर बाइंग एनी न्यू प्रोडक्ट, हम कोई नया प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, उसके 2 दिन 4 दिन के बाद या 1 साल के बाद वो प्रोडक्ट नया नहीं रहता, चाहे वो बिल्कुल वैसा ही फंक्शन भी कर रहा हो जैसा फर्स्ट डे में कर रहा था, बट उसका कुछ वैल्यू लॉस हो जाता है बिकॉज ऑफ द टाइम। हमने कोई भी चीज़ खरीदी है वो अब सेकेंड हैंड हो जाती है ना खरीदने के बाद, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। वो क्यों कम होती है? इट इज़ बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, कि हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसके पार्ट्स थोड़े बहुत तो घिस रहे होते हैं या कुछ भी, एक जो नॉर्मल वेयर एंड टियर होता है बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ दैट एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो पुराने वाले मेथड में, पेबैक पीरियड मेथड में, हमने जो प्रॉफिट लिया था वो हमने प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन को नहीं डिडक्ट किया था, ना ही हमने टैक्स को डिडक्ट किया था, तो वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं था। टैक्स तो हमें देना ही है, प्रॉफिट जो हो गया उसके बाद हम टैक्स भी पे करेंगे गवर्नमेंट को। कुछ डेप्रिसिएशन की वजह से जो एसेट की वैल्यू कम हो रही है हमने वो भी नहीं लिया था उसमें, तो वो भी एक डिसएडवांटेज था उस मेथड का। इसमें हम ले रहे हैं प्रॉफिट को आफ्टर डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर डिडक्टिंग द टैक्स ऑल्सो। जो हम गवर्नमेंट को टैक्स दे देंगे हम उसको अपना प्रॉफिट क्यों गिने ना, हम उसको हमने देना ही है नहीं हाँ गवर्नमेंट को, तो हम उसको भी लेस करके अपना प्रॉफिट में कंसिडर करें। तो जो भी जहाँ पर भी हम यहाँ पर एनुअल अर्निंग्स जो भी हम लेंगे फिगर्स, या अगर रियल लाइफ में बात करें तो अकाउंट्स जो भी फिगर्स लेंगे तो हम डेप्रिसिएशन को लेस करके, टैक्स को लेस करके फिर हम वो फिगर्स लेंगे इस मेथड में ARR। ठीक है, अब ये इसका हो गया मैथमेटिकल फॉर्मूला जिससे मैंने आपको बताया एवरेज है, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न हम निकाल रहे हैं।
कि ऑन एन एवरेज हमको हर साल में कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है एक प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से, ये वो रेट बताते हैं कि इसमें 20% का हो जाएगा, 10% का हो जाएगा या 5% का हो जाएगा। अब वो कैसे निकाल रहे हैं हम? एवरेज इनकम ले रहे हैं हम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। रिमेंबर, आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन जो नेक्स्ट मॉडर्न फॉर्मूले आने वाले हैं उसमें कहीं पर आफ्टर टैक्स होगा, कहीं पर बिफोर टैक्स होगा, आफ्टर डेप्रिसिएशन होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। एआरआर में हम दोनों चीजों के को जुड़ा करने के बाद जो एवरेज इनकम हमारी आ रही है उसको ले रहे हैं। अच्छा, एवरेज इनकम को कैलकुलेट करने का भी अपना एक अलग हमारा फॉर्मूला है जो मैंने आपको नीचे दिया है, ठीक है। और एवरेज इन्वेस्टमेंट जो हम नीचे ले रहे हैं उसको, वो उसका फॉर्मूला अलग है कि हम इस तरीके से मैं इन्वेस्टमेंट डाली थी डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि एवरेज ले रहे हैं तो 2 कर रहे हैं। कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि एवरेज इन्वेस्टमेंट को डिवाइडेड बाय 2 नहीं करके वो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट को ही ले लेती हैं। इट इज अगेन डिपेंडिंग अपॉन दी फाइनेंशियल मैनेजर कि हमें किस तरह से प्रॉफिट एक कैलकुलेट करने के लिए एक प्रोजेक्ट का हमें क्या किस तरह से फॉर्मूले को फॉलो करना है। तो एट टाइम्स कुछ कंपनीज अपने डिफरेंट पॉलिसीज भी रख लेती हैं। तो कहीं कहीं पर आपको इंटरनेट पर अगर आप चेक करेंगे तो आपको देखने मिलेगा कि एवरेज इन्वेस्टमेंट नाम तो दे दिया है, बट वो डिवाइड जो कर रहे हैं नीचे, वो एवरेज इन्वेस्टमेंट टोटल जो एवरेज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है उसी से ही कर दे रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2 नहीं कर रहे हैं इन ऑर्डर टू शो देयर प्रॉफिट लेसर। कुछ कंपनी प्रॉफिट लेस दिखाना चाहती हैं तो वो उसको पूरा पूरा इन्वेस्टमेंट लेती है कि हमने जितना इन्वेस्टमेंट टोटल पूरा करा है हम तो उसी को ही लेकर अपने प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे और परसेंटेज कैलकुलेट करने के इनटू 100 करेंगे। बट हम ऑन एन एवरेज एवरेज इन्वेस्टमेंट लेते हैं तो डिवाइडेड बाय 2 हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे। और एवरेज इनकम को कैलकुलेट करने के जो भी हमारी टोटल रिटर्न्स हैं, फॉर एग्जांपल 5 साल में हमें XYZ एक साल में हुआ, 2000 हुआ, 3000 हुआ, 5000 हुआ, जो भी प्रोजेक्ट से हमें फायदा हुआ हर साल का वो टोटल किया डिवाइडेड बाय 5 किया, वो हमारा एवरेज इनकम आया, ठीक है। और एवरेज इन्वेस्टमेंट सपोज हमने 50,000 इन्वेस्ट किया था, खरीदा था, जो हमने आउटफ्लो किया था मशीनरी या कुछ भी, वो टोटल डिवाइडेड बाय 2 करके हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और इनटू 100 करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो हमारा उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा कि ये प्रोजेक्ट इतना रेट ऑफ रिटर्न देता है। जो प्रोजेक्ट ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न देगा वो बेनिफिशियल है। अगर कंपैरिजन करने आता है आपको 4 एग्जांपल्स दे दिए जाते हैं या 4 प्रोजेक्ट्स दे दिए जाते हैं क्वेश्चन में ही, एग्जाम के क्वेश्चन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाता है, तो फिर आपको उन चारों का मैथमेटिकल कैलकुलेशन इस फॉर्मूले में रख के आपको ठीक से करना है। कैलकुलेटर्स यू कैन कैरी, आई थिंक हमारी यूनिवर्सिटी में YMCA में भी कैलकुलेटर्स अलाउड होंगे क्योंकि जो सिंपल कैलकुलेटर्स होते हैं वो सिंपल कैलकुलेशन के लिए अलाउड रहते हैं स्टूडेंट्स को। तो अगर कुछ कैलकुलेशन का काम ऐसा आ जाता तो यू फॉर द सेफर साइड प्लीज कैरी दी कैलकुलेटर्स इन द एग्जाम आल्सो विद यू गाइस सो दैट आपका टाइम वेस्ट नहीं हो और इजीली आप जो सिंपल कैलकुलेशन है उसको उससे कर लें और अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। या अदरवाइज अगर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है तो आपको ये जो फॉर्मूले हैं सारे और मेथड्स हैं टेक्निक्स हैं इनको समझाने के लिए एक इलस्ट्रेशन या प्रॉब्लम का हेल्प तो लेना ही पड़ेगा एज एन एग्जाम्पल शो करने के लिए और इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर कर दिखाने के लिए। तो जैसे हमने बोला कि इसमें जो प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा आएगा रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, हम उसको कंसिडर करेंगे टू बी दी बेनिफिशियरी प्रोजेक्ट टू बी कंसिडर्ड या चूज करने के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए। अच्छा, इसमें और एक चीज़ हम कंसिडर करते हैं, ये होता है कि जब एरर निकाल रहे हैं हमारे पास स्क्रैप वैल्यू नहीं है। व्हाट इज स्क्रैप वैल्यू, मैंने कल भी डिस्कशन किया था, सॉरी, स्क्रैप वैल्यू भी हम इस पर्टिकुलर मेथड में कैलकुलेट कर सकते हैं। वो स्क्रैप वैल्यू वो चीज़ होती है जो कि मशीनरी को बेच देते हैं हम एंड में। सपोज उसकी लाइफ 5 साल थी, फ़ोन की सपोज एक फ़ोन है हमारा, हमने इन्वेस्टमेंट किया है इसमें, इसकी लाइफ 5 साल है, 5 साल के बाद ये काम नहीं कर रहा है। फ़ोन जैसे काम करता था, फ़ोन में इसका या तो कॉलिंग में प्रॉब्लम आने लगा या इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम, कुछ काम जैसे इसको डिवाइस ने करना था वो अब नहीं कर रहा क्योंकि जो इसका काम था वो नहीं कर रहा, तो इसकी लाइफ खत्म होगी इसलिए नहीं कर रहा। बट इसकी कुछ वैल्यू होगी जो हम सेकेंड हैंड में एज ए प्रोडक्ट बेच देते हैं या हम एज ए स्क्रैप में बेच देते हैं और उसका हमें कुछ वैल्यू मिल जाता है, तो वो स्क्रैप वैल्यू होता है। वो भी एक तरीके से आपका प्रॉफिट ही है ना। आपने 10,000 का एक मोबाइल खरीदा, उसको 4 साल की लाइफ थी, 4 साल यूज़ किया और फिर उसको 2,000 रुपये में बेच दिया एज स्क्रैप, किसी को दे दिया कि ठीक है कबाड़ा हो चुका है, मेरे लिए तो यूज़ का है नहीं, आप 2,000 में ले लो। सो दैट 2,000 इज अ प्रॉफिट फॉर यू ना, फॉर दैट
एसेट या फॉर दैट इन्वेस्टमेंट। हम इस बिजनेस में ये चीज़ कंसिडर करते हैं कि अगर हमें उस पर्टिकुलर मशीनरी को या जिसमें हमने इन्वेस्ट किया था उसको बेचने से लास्ट में जब उसकी लाइफ खत्म हो गई और हमें कुछ स्क्रैप वैल्यू मिल रहा है तो अभी हम उसको प्रॉफिट में अर्न कर रखेंगे। कुछ कंपनीज नहीं लेती हैं स्क्रैप वैल्यू को और अपना उसको प्रॉफिट को अर्न किया और ऐसे बुक्स में नहीं दिखाया और खा लिया, वो इस फॉर्मूले को यूज़ करती है। और अगर स्क्रैप वैल्यू कंसिडर करते हैं वो लोग कि नहीं हमने स्क्रैप वैल्यू जो भी बेचा, कबाड़े में भी बेचा, हमें स्क्रैप कुछ भी मिला तो हम उसको भी फैक्टर करेंगे और बुक्स में दिखाएंगे, वो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करती है। इफ स्क्रैप वैल्यू एडिशनल कुछ भी वर्किंग कैपिटल जो भी हमें, या आपको अगर कोई प्रॉब्लम दिया गया है कि उसको ARR मेथड से कैलकुलेट करो कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, और अगर उसमें स्क्रैप वैल्यू आ रहा है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ARR निकालने के लिए, और अदरवाइज सिंपल वाला ये वाला फॉर्मूला इंटू 100 करके परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, नाउ ये आप देख लीजिए। अच्छा, ARR में आप हमें ये भी एक ध्यान रखना है कि हमें जो एक्सपेक्ट, जब भी हम दो प्रोजेक्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं तो जो एक्सपेक्टेड लाइफ है दोनों प्रोजेक्ट की, दोनों एसेट्स की, अगर हम दो एसेट्स में इन्वेस्ट करें फॉर एग्जांपल, तो वो लाइफ सेम रखिएगा। एग्जांपल में 4 साल 4 साल, हम इसमें ARR बहुत अच्छा नहीं हम लोग कंपेयर कर पाते। अगर टेन्योर जो है वो डिफरेंट होता है दो प्रोजेक्ट्स का तो हम ARR के थ्रू उनको कंपैरिजन करके ठीक से वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो इट्स बेटर कि अगर आप एग्जांपल दे रहे हैं तो जैसे आपने प्रोजेक्ट A और B रखा है, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आप डिफरेंट रख सकते हैं, लेकिन आप लाइफ जो है वो सेम रखिए, जैसे इसमें 4 ईयर्स दोनों में सेम रखा गया। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स ले रहे हैं हम, जो नीचे लिखा है पहले साल में प्रोजेक्ट A ने 2 दिया, फिर 1500 दिया, फिर 1500 दिया। ये फिगर्स आप चाहें अपनी मर्जी से कुछ और डालना तो आप वो भी डाल सकते हैं, बस आप जो कैलकुलेशन है बेसिक कैलकुलेशन मैथमेटिकल वो ठीक रखिएगा जब आप उस फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट भी हमको दिखा रहा है कि 5,000 रुपया मैंने किसी एक मशीन में इन्वेस्ट किया और 4 साल के बाद मुझे उस प्रोजेक्ट B ने 9,000 रुपया दिया और प्रोजेक्ट A ने 4,000 लगाने से 6,000 रुपया दिया, तो कौन सा प्रोजेक्ट मेरे लिए बेटर होगा? तो हम कैसे निकाल सकते हैं? इस फॉर्मूले के थ्रू हम इस तरह से निकालेंगे। प्रोजेक्ट A ने 75% दिया सिर्फ, वैसे हमें अदरवाइज भी इसको देख के समझ में आ रहा है कि प्रोजेक्ट B इज बेटर है। 5 लगाने से 9 मिल रहा है, 4 लगाने से 6 मिल रहा है। तो क्योंकि ये सिंपल है और बहुत छोटे फिगर्स हैं तो हम समझ आ रहा है ठीक है प्रोजेक्ट B इज बेटर। बट अगर यही चीज़ बहुत ज़्यादा करोड़ में या मिलियंस में या बिलियंस में कैलकुलेशन की बात जब आएगी एट दी प्रैक्टिकल लेवल या रियल लाइफ लेवल पे, तो हमें फॉर्मूले की हेल्प ज़रूरत पड़ेगी करने के लिए। तो हमने जो प्रोजेक्ट A और B के जो फिगर्स हैं हमने जब ये फॉर्मूले में डाले हैं, एवरेज इनकम निकाल लिया हमने, तो 6,000 रुपये मिला था डिवाइडेड बाय 4, तो एक साल में 1,500 हो गया ऑन एन एवरेज। एवरेज इन्वेस्टमेंट 2,000 हो गया ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो ये हमें दिया इसने 75% और B वाले ने हमको दिया 90%। ये हमने सिंपल वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करके निकाला है। तो हम यहाँ पर समझेंगे कि ठीक है प्रोजेक्ट B कैन बी चूजन क्योंकि प्रोजेक्ट B ने हमको 90% रिटर्न दे रहा है। ये हमने ARR के मेथड से निकाला जब हमें स्क्रैप वैल्यू नहीं मिला। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि A-B प्रोजेक्ट जो था 4 साल के बाद कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं मिला, कबाड़े में वो मशीनरी भी नहीं बिका, कुछ नहीं हुआ, कोई और अदर प्रॉफिट हमें नहीं हुआ, तो हमने चूज कर लिया कि ठीक है प्रोजेक्ट B इज बेटर, वी इन्वेस्ट इन दिस। नाउ ये एग्जांपल जो है ARR के लिए ही, वो जब आपको स्क्रैप वैल्यू मिल रहा है तो आप वो स्क्रैप वैल्यू वाला फॉर्मूले में पुट कर भी दिखा सकते हैं, या ऑन एन एवरेज आप इसमें देखकर इमेजिनरी भी आपको समझ में आ रहा है कि 50-50 हज़ार दोनों प्रोजेक्ट्स में हमने लगाया, 5-5 साल के लिए लगाया। ठीक है, यहाँ पर इसको इजी कैलकुलेशन इसलिए होगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी सेम ले लिया मैंने यहाँ पर एग्जांपल। आप चाहें तो उसको अलग अलग इन्वेस्टमेंट का जो है फिगर वो आप अलग ले सकते हैं, स्क्रैप वैल्यू जो है उसका भी आप फिगर अलग ले सकते हैं। लाइफ जो है वो सेम रखिएगा दोनों प्रोजेक्ट की, या 3 लेते हैं तो तीनों प्रोजेक्ट की, 4 लेते हैं तो चारों प्रोजेक्ट, चारों का अलग अलग वैल्यू निकालकर आप उसको रैंकिंग भी करके दिखा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में दो प्रोजेक्ट से कंपेयर करते हैं और जिस प्रोजेक्ट का ज़्यादा आता है रिटर्न हम उसको चूज करने की कोशिश करते हैं, और टेन्योर हम सेम रखना चाहते हैं। ये सारे पॉइंट समझ आ रहे हैं ना आपको? प्लीज़ ध्यान रखिएगा इसमें। अभी हम इसका डिसएडवांटेज एडवांटेज पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ये सेम पॉइंट्स वैसे आ जाएंगे, तो कवर हो जाएंगे। अब देखिए 50-50 हज़ार लगाने से एक प्रोजेक्ट आपको 51,000 दे रहा है, एक आपको 53,000 दे रहा है। तो अगर हम स्क्रैप वैल्यू को ना देखें एक मिनट के लिए, 50,000 लगाने से चलिए नहीं, अभी मेरा इसमें बिल्कुल टाइम वो नहीं है, सॉरी।
सो अगर हम देखें कि स्क्रैप वैल्यू को हम इग्नोर करते हैं तो प्रोजेक्ट बी 50 लगाने से 53 जिसमें मिल रहा है हमें वो बेनिफिशियल दिख रहा है। प्रोजेक्ट ए में भी हमने 50 लगाया था लेकिन सिर्फ 51 मिल रहा है टोटल इनकम, वो भी हमको 5 साल के बाद। तो हम ये समझेंगे कि प्रोजेक्ट बी इज बेटर। बट अगर हम स्क्रैप वैल्यू भी कंसिडर करें तो आप देखिए कि प्रोजेक्ट ए जो है 51,000 दे रहा है प्लस हमें एंड में 7,000 उसने और कमा कर दे दिए एज एन स्क्रैप वैल्यू। तो उस मशीनरी को में भी हमने बेच दिया स्क्रैप में तो हमें 7,000 मिल गया। लेकिन प्रोजेक्ट बी में जो हमें स्क्रैप वैल्यू मिला वो 3,000 मिला। तो 53 प्लस 3 53,000 प्लस 3,000 will give you 56,000, whereas in project A 51 plus 7,000 will give you 58,000। तो स्क्रैप वैल्यू को कंसिडर करने के बाद हमको प्रोजेक्ट ए बेटर दिख रहा है, अदरवाइज हमको प्रोजेक्ट बी बेटर दिख रहा है। आपको समझ आया स्क्रैप वैल्यू का भी एक इम्पोर्टेंस की बाद में अगर हमको कुछ स्क्रैप वैल्यू भी मिल रहा है किसी प्रोजेक्ट को डिस्पोज ऑफ करने से तो वो अच्छा है, वो भी हमारे लिए प्रॉफिट है, उसको हम कंसिडर करें तो एक प्रोजेक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है वो हमें समझ आ सकता है। I'm sorry, now we will go with the advantages and disadvantages। Advantages में भी सिंपल और कॉमन है कि ये भी एक सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास। एवरेज हमने जो है इनकम लिया और एवरेज हमने इन्वेस्टमेंट लिया, डिवाइड कर दिया उसको उससे और 100 से मल्टीप्लाई करके। सो इट इज सिंपल टू कैलकुलेट, इजी फॉर्मूला है, इजी टू अंडरस्टैंड है, बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारे पास हमने बुक्स में फिगर या कैश इनफ्लोज या प्रॉफिट हमने डाल दिया हम उसी के बेस पर चल रहे हैं। इसमें अपने आप से हम कुछ और नहीं लेंगे कि एटन ऐसा भी होता है कि कुछ कैश इनफ्लो हुआ और हमने उसको बुक्स में अगर अपने फैक्टर नहीं करा, बुक्स लेसेंस अकाउंट्स में नहीं डाला, एंट्रीज नहीं हुई या नहीं करी या हम नहीं चाहते थे इसलिए नहीं करी किसी भी वजह से टू हाइड द प्रॉफिट या व्हाटएवर, तो हम वो नहीं लेंगे। जो हमारा अकाउंट्स बोल रहा है कि ये इतना प्रॉफिट है, ये प्रोजेक्ट हमको दे रहा है, हम वही फिगर लेंगे और कैलकुलेट करेंगे। इट ऑल्सो गिव्स इम्पोर्टेंस टू प्रॉफिटेबिलिटी। जो पे बैक पीरियड मेथड है उसमें प्रॉफिटेबिलिटी तो हम देख ही नहीं रहे थे, हम तो सिर्फ पीरियड कैलकुलेट कर रहे थे, राइट। तो इस मेथड का एक एडवांटेज ये भी है कि प्रॉफिटेबिलिटी भी कंसिडर कर रहा है। इट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट, अगेन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सो अकाउंट्स में जो प्रॉफिट है उसी पर बेस्ड है, और कोई प्रॉफिट हम नहीं देंगे, कंसिडर नहीं करेंगे जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में फिगर नहीं कर पा रहे हैं, कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं और अपने बुक्स में फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं, हम उस प्रॉफिट को नहीं कैलकुलेट करेंगे इसमें। जैसे कि कुछ ऐसे प्रॉफिट भी होते हैं कि जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में नहीं डालते। फॉर एग्जाम्पल आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, उसके साथ आपको बहुत अच्छा काम करने का टर्म्स है, बातचीत बहुत अच्छे से होती है, या आपका कोई फ्रेंड है, अगर आप क्या उस चीज़ को प्रॉफिट फाइनेंस टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, तो हम उस प्रॉफिट को नहीं कैलकुलेट करेंगे। इसमें हम सिर्फ वही देखेंगे कि हमने मॉनेटरी टर्म्स में कितना कैलकुलेशन, कितना प्रॉफिट हो रहा है और हमने अकाउंट्स में कितना डाला है, वही हम करेंगे इसमें कंसिडर। इट ऑल्सो कंसिडर ऑल द कैश इनफ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट। जो भी कैश इनफ्लोज हो रहे हैं वो सब कुछ हम कंसिडर करते हैं, लेकिन हम ये लास्ट मेथड में नहीं कर रहे थे। हमने जहाँ तक हमें पता चला कि हमें इतने टाइम तक हमारा इन्वेस्टमेंट इस पीरियड में वापस आ गया, हम उतना ही कैलकुलेट करके देते थे और उसके बाद का कुछ नहीं देखते थे। ये सब कुछ कैलकुलेट करता है। इट कैन बी यूज फॉर रैंकिंग और कंपेयरिंग दी प्रोजेक्ट्स। मैंने आपको बताया कि आप फर्स्ट या सेकेंड या कोई भी दो प्रोजेक्ट जो सेम उसके हैं टेन्योर के, आप उनको कंपेयर कर सकते हो या रैंक कर सकते हो इस मेथड से, और हम ये बता सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर मेथड इज बेटर देन दी अदर वन। Sorry. Now the disadvantages of ARR is that it removes the time value of money. टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये मेथड भी कंसिडर नहीं कर रहा है, ये भी ट्रेडिशनल मेथड ही है, वन ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड्स। दो मेथड है जो, और पे बैक पीरियड मेथड भी जो था लास्ट वाला वो भी नहीं कर रहा था। तो डिसएडवांटेज इस मेथड का भी ये हो गया। कैश इनफ्लोज ऑफ ऑल द ईयर्स आर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम इग्नोर कर रहे हैं और हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए हम सारे साल के प्रॉफिट्स को बराबर समझ रहे हैं। यानी कि जो 20,000 रुपये का प्रॉफिट अगर फर्स्ट ईयर में हुआ है और 20,000 रुपये का प्रॉफिट अगर हमको 10 साल बाद भी हो रहा है, तो हम उस दोनों जो प्रॉफिट हमको बराबर समझ रहे हैं, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमने नहीं कंसिडर किया। बट आइडियली अगर हम कैलकुलेशन में और ज़्यादा डेप्थ में जाएं तो वो 20,000 की वैल्यू 10 साल बाद शायद कुछ कम हो जाएगी, 18 ही रह जाएगी, 17 रह जाएगी। आगे आने वाले जो मेथड हम उनमें पढ़ेंगे डिस्काउंट रेट के हिसाब से हम वो वैल्यू भी कम करके इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। बट ARR हमको इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देने देता, क्योंकि हम सारे ईयर्स का प्रॉफिट को बराबर इंपॉर्टेंस दे रहे हैं।
ठीक है। इट यूजेस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रादर देन कैश इनफ्लो। मैंने आपको बताया कि कैश एग्जैक्टली कैश इनफ्लोज अगर कुछ और भी हो रहा है और हमने उसको फैक्टर अकाउंट्स में नहीं करा, फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कोई छोटी लेवल की कोई कंपनी है, सपोज कहीं से कुछ बेनिफिट कैश में हो गया, किसी ने उसका कैश में दे दिया मालिक को पैसा कि ठीक है ये इतना तुम्हारा इसका बचता है तुम ये ले लो, वो कैश उसने उठाकर अपने पास अपने पॉकेट में रख लिया ओनर ने, एंड वो फाइनेंस में वो डिपॉजिट नहीं करा था अपने उसमें बुक्स में, तो एक तरीके से वो उसकी ब्लैक इनकम होगी और वो कैश इनफ्लो तो हुआ, उस प्रॉफिट उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट हुआ, बट उसने वो दिखाया नहीं, अकाउंट्स में नहीं दिखाया। तो हम ये मेथड में वो सारे कैश इनफ्लो जो आए वो हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं एक्चुअल, हम सिर्फ वही कर रहे हैं जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, ये इसका ड्रॉबैक है। दिस मेथड इज ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर कंपेयरिंग द प्रोजेक्ट्स विद डिफरेंट ड्यूरेशन ऑफ लाइफ। मैंने आपको बोला डिफरेंट ड्यूरेशन और लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट्स, जैसे कि अगर एक प्रोजेक्ट 5 साल का, एक प्रोजेक्ट 7 साल का, तो हम उसको मुश्किल से कैलकुलेट इसमें करके कंपेयर नहीं कर पाते इजीली। और क्योंकि हम परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहे हैं, परसेंटेज हमने बताया पहले साल में इतना परसेंटेज ऑन एन एवरेज इतना परसेंटेज दे रहा है, बट अगर वो लाइफ दोनों प्रोजेक्ट्स की अलग अलग होगी तो देन इट इज़ डिफिकल्ट टू कंपेयर कि 20% 5 साल तक दे रहा है, दूसरा प्रोजेक्ट 10% 10 साल के लिए दे रहा है, तो आप कैसे कंपेयर करोगे कि कौन सा बेटर है। तो हम ज़्यादातर कंपेरिजन जो ARR से करते हैं वो सेम ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स की करते हैं, इसलिए आप जो एग्जाम्पल भी लेंगे, मैंने बार बार आपको उसमें यहाँ पर भी बताया था, दोनों प्रोजेक्ट्स में 5 ईयर्स दिया है, यहाँ पर भी हमने 4 ईयर्स दिया है। ARR में आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द प्रोजेक्ट जो उसको सेम दिखाइएगा, तो यही इसका ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज में आ गया ना ये पॉइंट। दिस मेथड इज नॉट सूटेबल फॉर कंपेयरिंग द प्रोजेक्ट्स विद डिफरेंट ड्यूरेशन, ठीक है, और लाइफ। ट्रेडिशनल अप्रोचेस दो थी, दोनों कंप्लीट हो गई हैं। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर विद दैट। मॉडर्न अप्रोचेस में हमारे पास 3 आ रही हैं। इन अप्रोचेस को या इन मेथड्स को हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड भी कहते हैं, क्योंकि हम इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब कि आज अगर वैल्यू 10 रुपए की 10 रुपया है, तो अगले साल अगर उसकी वैल्यू 9 रुपया है, तो हम अपनी बुक्स में वो 9 रुपये को फैक्टर करने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे उसको 9 रुपये बनाया जाए, कंसिडर किया जाए। 10 रुपये ही आ रहा है बिजनेस में, लेकिन हम फैक्टर 9 करें, या नेक्स्ट ईयर में और अगर उसका वैल्यू कम हो रहा है, 8 रुपये हो जा रहा है, तो हम उसको प्रॉफिट में कंसिडर करने के लिए 8 रुपये ही कंसिडर करें। तो 10 ही रहा है, इनफ्लो कैश 10 रुपीज़ ही होगा, बट हम उसको 8 रुपये कंसिडर करेंगे। तो मॉडर्न मेथड्स जो है, इसलिए हम उनको डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड भी कहते हैं, क्योंकि जो भी उनका रेट कम हो रहा है हम उसको डिस्काउंट करके उसकी वैल्यू को कम करके ही फैक्टर करते हैं फॉर दी फ्यूचर ईयर्स। 3 मेथड्स हैं, NPV, PI एंड IRR, इनके शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है। पहला मेथड हम NPV कंसिडर करेंगे। इट रिकॉग्नाइजेस द इम्पैक्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर ये कर रहा है। मैंने आपको बताया जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे पुराने दो, PPV और ARR, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। सारे जो प्रॉफिट्स ईयर आफ्टर ईयर हो रहे हैं उनको एक साथ वैल्यू कर रहे हैं, लेकिन ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। NPV को जनरली हम बेस्ट मेथड भी समझते हैं, क्योंकि आज के टाइम में ज़्यादातर कंपनीज NPV को फॉलो करती हैं in order to finalize the investment in any project, to finalize any project for the investment, NPV को follow किया जाता है, ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, so it is widely used in practice also, and it is considered to be the best method of evaluation for the capital investment. तो अगर एक क्वेश्चन आता है कि which method you consider the best to calculate the worth of any investment proposal, so you can choose NPV and tell this way, elaborate इसको कर सकते हैं कि this is to be considered as the best method, and it is widely used in today's time with the most of the companies also. The cash inflow to be received at a different period of time will be discounted. जैसे मैंने आपको बोला, कैश इनफ्लो यानी कि एनुअल जो प्रॉफिट्स हम आ रहा है हमें टाइम टू टाइम, जो पैसा हमारे बिजनेस में आ रहा है किसी प्रोजेक्ट को हम जो कंसिडर करने के इन्वेस्टमेंट करने से आएगा, वो डिफरेंट पॉइंट इन टाइम पे अगर आ रहा है तो हम उसको डिस्काउंटेड वैल्यू लेंगे, ना कि एक्चुअल। यानी कि जैसे कि उसका टाइम वैल्यू कम हो रहा है किसी भी अमाउंट का, मनी का, तो हम उसको डिस्काउंट करके तब हम कंसिडर करें कि हमें इतना ही प्रॉफिट हुआ। 10,000 आया तो ठीक है, लेकिन 10,000 5 ईयर्स के बाद आएगा तो 10,000 का प्रॉफिट नहीं है, फिर हमें उस टाइम तक वैल्यू 10,000 की थोड़ी कम हो जाएगी, या परचेजिंग पावर थोड़ी सी कम हो जाएगी उस पर्टिकुलर मनी की, तो हम जितनी हो जाएगी वो हम कंसिडर करेंगे। बट ये डिस्काउंटेड रेट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेट करना, समझने के लिए कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी कितना कम होगा, क्योंकि यू सपोज यू आर द पर्सन टू डिसाइड
कि कितना बताओ भाई, 10 रुपये आज वैल्यू है, अगले साल कितना हो जाएगा इसका, तो कैसे करोगे? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो हम एक अजम्पशन ले लेते हैं थोड़ा सा मार्केट स्टडी करके कि पिछले 2-4 साल में कितना कितना रिकॉर्ड रहा, 4 साल पहले कितना वैल्यू था 10 रुपये का, 100 रुपये का, वटेवर, आज कितना है, 2 साल पहले कितना था, कितना कम हुआ है। तो हम उसी को अजम्पशन लेते हुए सेम रेट को कंसिडर कर लेते हैं कि एक आइडियल रेट हमने ये बना दिया कि 2% है या 5% है। हम समझ के चलेंगे कि ईयर आफ्टर ईयर हम इतना लेस करके उस मनी को वैल्यू करेंगे। समझ रहे हैं आप? कैश इनफ्लो अगर हमें 10,000 का हुआ, हम समझ रहे हैं कि 10% से ये वैल्यू लूज करेगा अगले साल मनी। तो अगले साल भी अगर 10,000 आएगा तो हम उसको कंसिडर 10,000 ना करके थोड़ा 10% कम करके 9,000 लेंगे। अगले साल फिर शायद अगर 10% और कम करेंगे तो अगर 10,000 ही आ रहा है तो 10,000 का 10% करके हम फिर उसको और कम लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। तो एक फिक्स्ड डिस्काउंटिंग रेट हमें इस पर्टिकुलर मेथड में कैलकुलेट करने के लिए पहले डिटरमाइन कर लेना है, फिर हम आगे के काम करेंगे। प्रेजेंट values of the cash, give me a minute, okay, present values of the cash inflow are compared with the original investment। मैंने आपको बताया जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है, जो हमने एक्चुअल इन्वेस्टमेंट फर्स्ट टाइम किया एक एसेट को बाय करने के लिए फॉर द लॉन्ग टर्म, वो सारी वैल्यूज़ को हम उससे कंपेयर कर रहे हैं कि आज के टाइम में हमने इतनी इन्वेस्टमेंट करी थी, जो भी कैश इनफ्लो, मतलब वी विल बी कंपेयरिंग दोज प्रेजेंट वैल्यूज विद द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, और डिफरेंस बिटवीन द टू विल बी यूज्ड टू एक्सेप्ट वेदर इट इज़ टू बी एक्सेप्टेबल दैट प्रोजेक्ट हैज़ टू बी मेड द इन्वेस्टमेंट और नॉट। एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे हम इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। पहले हम इसमें और भी स्टेप्स पढ़ लेते हैं कि क्या क्या हमें करना पड़ेगा। ये दिस इज़ द फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला है इस ये भी, बट इस जैसे हम लास्ट फॉर्मूले में हमने एवरेज निकाला था, एवरेज की जगह हमें इसमें डिस्काउंटेड निकालना है। एक डिस्काउंट रेट हमने ले लिया, उसको लेस करके जो फिगर आएगा हम वो यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। इनफ्लोज माइनस आउटफ्लो करना है। इनफ्लो का मतलब जितना भी प्रॉफिट आ रहा है, कैश इनफ्लो जितना भी हो रहा है एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से, वो सारी इनफ्लोज को टोटल करेंगे और वो डिस्काउंटिंग होना चाहिए। ये भी हमें देखना है कि हम अगर रिज्यूम कर रहे हैं 10% के डिस्काउंट से ले रहे हैं कि पैसा 10% की वैल्यू लूज करेगा, तो हर साल का हमें 10% का उसका कैश वैल्यू जो है वो डिस्काउंट लेके उनको टोटल करके दैट बिकम्स द डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो इन टोटल माइनस डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो। आउटफ्लो ये कौन सा हो गया? जो हमने इन्वेस्ट करा पैसा एक्चुअल में डे वन में। तो सिंपल है कि अगर कैश इनफ्लो जो पैसा आया इन्वेस्टमेंट करने से, जो हमें बेनिफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, वो अगर ज़्यादा होगा आउटफ्लो से, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा, क्योंकि कैश इनफ्लोज क्या है? हमारे प्रॉफिट्स जो आ रहे हैं बिजनेस में, आउटफ्लो जो एक बार में इन्वेस्टमेंट चला गया। तो अगर ये मेथड हमको पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो हमें वो प्रोजेक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है उतना ज़्यादा वो प्रोजेक्ट बेनिफिशियल है। अगर ये ज़ीरो दे रहा है तो भी इट इज़ ऑन अस वेदर वी कैन गो फॉर इट और नॉट। क्यों? क्योंकि हम डिस्काउंटेड ले रहे हैं, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो। तो अगर ज़ीरो भी आता है वैल्यू तो कहीं ना कहीं हमारा इनफ्लो ज़्यादा ही है, हम तो उसका वैल्यू कम करके ले रहे हैं ना। इसमें 10,000 की वैल्यू को अगले साल हम 9,000 या 8,000 ही ले रहे हैं, लेकिन अगर हम डिस्काउंटेड नहीं करते तो शायद इनफ्लो जो है वो ज़्यादा ही होता आउटफ्लो से। तो इसीलिए हम एट टाइम्स ये भी ज्यूम करते हैं कि अगर एनपीवी ज़ीरो भी है और हमें थोड़ा रिस्क लेने का है कि वी कैन गो फॉर इट, तो हम ज़ीरो पर भी, एनपीवी अगर ज़ीरो आ रहा है तो भी हम एट टाइम्स इन्वेस्टमेंट कर देते हैं किसी प्रोजेक्ट में। लेकिन अगर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद किसी भी इन्वेस्टमेंट को का आ रहा है आपका वैल्यू माइनस में, तो हमें वो प्रोजेक्ट को, मतलब उसमें हमें लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। सो वी विल नॉट बी चूजिंग दैट प्रोडक्ट। ठीक है, अभी देखिए थर्ड जो कॉलम मैंने लिखा, कैश इनफ्लोज का मतलब इसमें क्या है? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स। यानी कि इस मेथड में हमने टैक्स तो ले लिया, फिर टैक्स को हम कंसिडर नहीं कर रहे अपना प्रॉफिट, लेकिन हमने इसमें जो पैसा लिया है इनफ्लोज का, उसमें डेप्रिसिएशन लेस नहीं करा। कैश इनफ्लोज आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स नहीं है, कैश इनफ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स है। ये समझ लीजिए आप, हर फॉर्मूले में ही अलग अलग फिगर आ रहा है कि हम उसमें कैश इनफ्लोज आफ्टर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स ले रहे हैं, किसी में हम बिफोर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन ले रहे हैं, इसमें हम बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स ले रहे हैं। गिव मी 1 मिनट, आई एम गोइंग टू क्लिक योर अटेंडेंस फर्स्ट।
सो कमिंग बैक, फॉर्मूला समझ आ गया। डिस्काउंटेड वर्ड इसमें ज़रूर यूज़ करना है, एवरेज वाले में एवरेज वर्ड ज़रूर यूज़ करना है, एनपीवी में आपको डिस्काउंटेड यूज़ करना है क्योंकि डिस्काउंटेड मेथड्स हैं बेसिकली। अब पहला एक्सेप्टेंस रूल ये होगा कि अगर पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। जीरो में हमें थोड़ा सा क्रिटिकल होगा डिसीजन लेना, बट फिर भी एक्सेप्टेबल है। जीरो भी अगर आ रहा है तो भी एक्सेप्टेबल है, नेगेटिव आ रहा है तो वी शुड नॉट चूज इट, इसका मतलब हमें फॉर श्योर होने वाला है, लॉस होने वाला है, ठीक है। अब एनपीवी में स्टेप्स इन्वॉल्व क्या है, सबसे पहला तो हमारा काम है कि हमें डिस्काउंट रेट कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन करना है कि हम क्या रखने वाले हैं अपने इस प्रोजेक्ट को कैलकुलेशन के लिए। 10% होगा, 5% होगा, 2% होगा, कैसे होगा वो डिपेंड करेगा हमारे एनालिसिस पे कि हम 2 साल का एनालिसिस करना चाहते हैं। सर्वेज होते हैं ना, कुछ बहुत सारे लोग सर्वे कर रहे होते हैं, कोई सर्वे या एनालिसिस के बेस पर हम वो डिस्काउंट रेट डिफाइन करते हैं कि हम कितना लेंगे, या हम अपनी ही बुक्स चेक कर लेंगे पिछले ईयर में हमें इतना साल, पिछले 5 सालों में हमको इतना इतना प्रॉफिट हुआ, इतना इन्वेस्टमेंट किया, उसके हिसाब से भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी कुछ हद तक कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते, बट हम समहाउ डिस्काउंट रेट को अगर हम मतलब हम ये कोशिश करेंगे जितना भी मोस्ट अप्रोप्रिएट हम ले सकें वो हमारे लिए बेनिफिट है, ताकि हमें मोस्ट एक्चुअल या रियल फिगर मिल पाए किसी भी प्रोजेक्ट को इन्वेस्ट करने से लिए। तो हम डिस्काउंट रेट 10, 5 जो भी रखेंगे हमारे एनालिसिस के ऊपर डिपेंड होगा। फाइनेंस मैनेजर जो भी एनालिसिस करेगा उसके बेस पर होगा, कुछ वो अपना रखेगा कैलकुलेशन का बेस, और फिर इसको हमने डिटरमाइन कर लिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम होगा, वी विल कैलकुलेट या कंप्यूट दी प्रेजेंट वैल्यू दी टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट जो हमने की थी, अगर हमने इन्वेस्टमेंट 50,000 तक करा है, यानी कि कोई मशीनरी 50,000 की अगर हमने, तो डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो कितना है, आज की वैल्यू कितनी है उसकी, ठीक है। डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो भी करना है, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो भी कैलकुलेट करना है। अब हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज करेंगे। डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो किया हमने पहले, अब हम डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो करेंगे। और इनफ्लोज में हमें क्या करना है, बिफोर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स, बिफोर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज को हमें माइनस कर देना है, जैसे कि फॉर्मूला ही कह रहा है कि इनफ्लो माइनस आउटफ्लो कर दो। तो अगर हमारा एनपीवी नेगेटिव है तो प्लीज रिजेक्ट कर दीजिए प्रोजेक्ट को, अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट कर दीजिए, ठीक है। और अगर हमारे पास एक ही प्रोजेक्ट है तो माइनस पॉजिटिव और नेगेटिव से हम उसको एक्सेप्टेंस रिजेक्शन कर सकते हैं। और अगर प्रोजेक्ट्स हमारे पास एक से ज़्यादा है, 2 है, 3 है, व्हाटएवर, तो जो मैक्सिमम पॉजिटिव दे रहा है आपको एनपीवी, उस प्रोजेक्ट को चूज करना चाहिए, ठीक है। एनपीवी कैलकुलेट करने का ये भी इक्वेशन है कि अगर आपके पास कैश इनफ्लोज बहुत सारे हो रहे हैं, उसको प्रेजेंट वैल्यू में कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस इज द फॉर्मूला। C1, C2, C3 इज द कैश इनफ्लोज। ये आप इस तरह से कर सकते हैं, जितने भी नंबर ऑफ कैश इनफ्लोज हो रहे हैं, हो सकते हैं वो 10 हो सकता है वो 5 हो, जितना भी आ रहे हैं, 10 साल के लिए है, 5 साल के लिए, 15 साल के लिए, व्हाटएवर। अपॉर्चुनिटी, दिस के इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द कैपिटल 1 प्लस के जो हमने नीचे लिया हुआ है डिनोमिनेटर, उसमें नीचे डिनोमिनेटर, देन रेज़ टू द पावर 3, 4 व्हाटएवर, एन तक का मतलब जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स तक के लिए भी प्रोजेक्ट चल रहा है। And this minus CO और C0 is the initial investment for the expected life of the investment. अगर हम इसको फिगर्स में डाल के देखेंगे तो you can make this also, otherwise ये प्रोजेक्ट ये ले लेते हैं हम एग्जांपल। एनपीवी हम 2 प्रोजेक्ट का कैलकुलेट कर रहे हैं, एक में हम 40,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरे में हम 50,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं। डिस्काउंट रेट हमने लिया 10%। जो हमारा, एक सेकंड मुझे प्लीज देंगे, कॉलेज से फोन आ रहा है, एचआर डिपार्टमेंट से। हाँ जी, सॉरी, इट्स, तो ये प्रोजेक्ट हम ले रहे हैं, डिस्काउंटिंग रेट हमने अज्यूम कर लिया, डिटरमाइन कर लिया कि हम 10% लेंगे। इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन को अब हमने फॉर्मूले में अगर पुट करना है तो किस तरह से हम करेंगे, वो हमें नेक्स्ट लेक्चर में करना पड़ेगा। लेस देन अ मिनट बचा है मीटिंग के लिए। इस तरह से हम कैश इनफ्लोज 12,000 18,000 करके आ गया, और हम इस फॉर्मूले में ये इस डिस्काउंटिंग रेट 10% लेकर हम कह रहे हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम, एंड आई विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन फ्रॉम नेक्स्ट क्लास। कल में मैं इसको कवर करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टाइम एवरीवन, बाय बाय। Usa contact photos and then